हम आज लेक्चर 2 कर रहे हैं, इवेलुएट प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। ठीक है जी। इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था स्कोप, कॉस्ट, स्केड्यूल, इनको कैसे मेजर किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है। तो आज हम देखेंगे बाकी की चीज़ें कि रिसोर्सेज को, रिस्क को, क्वालिटी को, इन सब चीज़ों को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज से। तो प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज किस तरह के हो सकते हैं? मैन पावर भी एक रिसोर्स है, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये भी एक रिसोर्स है। ठीक है, आपका कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल रिसोर्स हैं। आपकी गर्ज, आपकी जो भी चीज़ आप बेसिकली प्रोजेक्ट में कंज्यूम करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, मनी है, पैसा है, वो भी एक रिसोर्स है। ठीक है, सो वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो भी आपकी रिसोर्सेज हैं, वो भी आप उनको यूटिलाइज करेंगे। तो मैनेज करना है आपने रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज के पूल को। ठीक है, जिसमें इक्विपमेंट, मशीनरी, मैन पावर, हर चीज़ हो सकती है। ठीक है, इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशनल मांगे तांगे की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरे डिपार्टमेंट से ली हुई रिसोर्सेज भी हो सकती हैं, जो कि स्किल सेट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ठीक है, आप कंसल्ट करते हैं पीएमओ डिपार्टमेंट से, वो आपको रिसोर्सेज की एक्सेस देता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से। ठीक है, और आप उनका टाइम बाय कर लेते हैं, उनके फंक्शनल मैनेजर से बात करके टाइम बाय कर लेते हैं, या फिर हो सकता है आपको फॉर्म करके दे दी जाए टीम। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको साइन कर दिया जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज़ करें और प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, तो आपको बेसिकली ऑथराइज कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये ऑथराइजेशन आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी आपकी फिर बनती है। ठीक है, कि आपने इन रिसोर्सेज को अगर वो मैन पावर है लेट से, तो उसको अच्छे तरीके से आपने उनके साथ लेके चलना है, उनको काम समझाना है, काम बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद उन पे बेसिकली आपने उनको ट्रैक पे रखना है, ताकि उन वो प्रोडक्टिव भी रहें, और प्रोडक्टिव भी रहें, और प्रोजेक्ट बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस भी आपने मेजर करनी है। अगर कहीं पे कमी पेशी है तो उनको आपने टाइमली टाइमली उनको आपने इश्यूज को एड्रेस करना है, ताकि टाइम गुजरने के बाद तो फिर आपके नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान से बचने के लिए आपको टाइमली कुछ करेक्टिव एक्शंस लेके, परफॉर्मेंस अगर डाउन है किसी एक अदर रिसोर्स की, तो उसको आप एनालाइज करें, देखें क्यों डाउन है, क्या कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो ट्रेनिंग बजट में उसकी ट्रेनिंग करवाएं। ठीक है, ओके। तो रिसोर्सेज में हम कह रहे हैं कि इसमें इंक्लूडेड होते हैं इंटरनल टीम मेंबर्स, एक्सटर्नल टीम मेंबर्स, प्रोजेक्ट के एक्सटर्नल रिसोर्सेज में कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, सब आपके रिसोर्सेज में आ गए। फिर आपने इनको किस तरह से मेजर करना है कि इनका क्या इम्पैक्ट है। बेसिकली आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स पे कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। रिसोर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो रिस्क है। रिस्क किस चीज़ के ऊपर है? काम नहीं कंप्लीट होगा। काम नहीं कंप्लीट होगा तो क्या होगा? स्केजुअल ओवररन्स आएंगे, स्केजुअल डिलेज आएंगे, पेनल्टीज पड़ेंगी, कॉस्ट ओवररन आएगा। ठीक है जी, क्योंकि ज़ाहिर है एंड ऑफ द डे आपके ऊपर पेनल्टी भी पड़ सकती है अगर आप प्रोजेक्ट लेट करेंगे काम का। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आपने रिसोर्सेज की, टाइम की अवेलेबिलिटी भी मैनेज करके चलना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके नज़र में होने चाहिए। कोई एक्सपायर हो रहा है, पहले से उसको आप रिन्यूअल के लिए भेजें। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज हैं, कोई आपकी ऑफिस है, कोई उसका कोई के रेंटल है, कोई चीज़ है जहाँ पे काम करना है। ठीक है जी, ये सब चीज़ें भी आप साथ लेकर के चलें। आई थिंक देर इज समबॉडी ट्राइंग टू okay, fine. No worries. Come back. If you have resources as part of the contract, then you need to check the contracts. Check what are the clauses in the contract. Contract की compliance आप you need to ensure कि they are following
the contractual committed deliverables. They are working on those deliverables. They are committing to the milestones which we agreed with them. अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई आप के परफॉर्मेंस क्लॉजेस हैं कि जी इतनी परफॉर्मेंस हमें चाहिए इतने टाइम में, तो यू नीड टू इम्पोज दैट, यू नीड टू इंश्योर दैट कि वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो हो रहा है। ठीक है, आप भी पेनल्टीज लगाएं। कॉन्ट्रैक्टर्स अगर फॉर एग्जांपल टाइमली काम कंप्लीट नहीं करते और अगर करते हैं तो उनको आप रिवॉर्ड करें, अगर नहीं करते तो उन्हें आप चार्ज करें। ठीक है जी। फिर उसके अलावा आप उनका काम भी देखें, उसकी क्वालिटी भी देखें, वो एक्सेप्टेबल लेवल तक है कि नहीं है, जो डिलीवरेबल है वो क्या एक्सेप्टेबल है, और आपका फॉर्मल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। सही है। और फिर अगर काम कंप्लीट है तो फिर आप टाइमली पेमेंट्स भी करवाएं। ऐसा नहीं है कि खाम खा आप लोगों की पेमेंट्स भी रोक के रखें। ठीक है, आप लोगों की पेमेंट्स भी करवाएं, उनकी बेसिकली साइकिल पेमेंट साइकिल इनवाइसेस जो सबमिट होती हैं उनके ऊपर उनकी काफ़ी परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो लोगों की जो काम कंप्लीट है, अप्रूव्ड है, वर्क कंप्लीट है, ठीक है, तो उनको आप पे भी करें। ठीक है, और वो आपकी फिर लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। फिजिकल रिसोर्सेज में आपके इक्विपमेंट, मटेरियल, कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपका सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिस है, जेनेटर सर्विसेज हैं, सब आ जाता है। ठीक है, मटेरियल है, रेंटल इक्विपमेंट है, कुछ भी है आपकी, वो सारा कुछ आ जाता है। नॉन ह्यूमन चीज़ें जितनी भी हैं वो आपकी फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। ठीक है, ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन है। ठीक है, बट यही है कि दोज रिसोर्सेज विच यू डोंट नीड और you need in future, you don't need to onboard those resources ahead of time। तो just in time का concept है, जब कभी कोई चीज़ जरूरत पड़ती है तो आप उसको अपने वेयर हाउस में ले आते हैं, या उसको बेसिकली उसको हायर कर लेते हैं। ठीक है, या फिर अगर ऑनबोर्डिंग का कोई टाइम होता भी है तो आप 43 दिन 40 दिन रख करके पहले चलते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं। ये नहीं कि 6 महीने पहले कोई चीज़ को बंदा हायर कर लिया, कोई इक्विपमेंट हायर कर ली, जबकि प्रोजेक्ट का भी नामो निशान ही नहीं। ठीक है, तो वो जस्ट इन टाइम आपने उसको रिसोर्सेज को असाइन करना होता है। ठीक है, फिर अगर रिसोर्सेज आपके पास हैं तो आप उनकी यूटिलाइजेशन देखें, आप उसकी देखें कि वो उनके आइडल आवर्स कितने हैं और उनकी यूटिलाइजेशन कितनी है। अगर अगर 50% यूटिलाइजेशन है तो ठीक है, लेकिन ये है कि 50% भी अगर वो आइडल है तो भी एक कंसर्न है। ठीक है, तो हर बंदे को आप उसकी 100% पे प्लान करके नहीं चलते, चलो 80% पे प्लान करके चलें, लेकिन इंश्योर करें कि 80% ऑफ द टाइम वो काम करे भी, वो यूटिलाइज हो भी। ठीक है, और 20% कैपेसिटी रहनी भी चाहिए कि कोई ओवरलोड आ जाता है तो उसको फिर आप स्पीड मार के कवर कर लेते हैं, फुल टाइम उसको काम करवा के। ठीक है, लेकिन ये है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग हैपेंस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। आप क्या मॉनिटर करते हैं? परफॉर्मेंस अगेंस्ट द टारगेट, तो वो आप थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जारी रखते हैं। मेंटेनेंस भी आ जाती है, इक्विपमेंट मटेरियल है और क्या कहते हैं मशीनरी है, तो उसके साथ साथ आपको मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स हैं तो उनकी ट्रेनिंग का ध्यान रखना पड़ता है, इक्विपमेंट मशीनरी है तो बेसिकली वो भी उनकी भी पीरियोडिक मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, रिसोर्सेज आते जाते रहते हैं। ठीक है, और फिर उनको एलोकेट रीएलोकेट वो भी करना पड़ता है प्रोजेक्ट के ऊपर। कभी आपको रिलीज करने पड़ जाते हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए, दूसरी प्रायोरिटीज के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स के रिसोर्सेज आपको आके ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कभी शॉर्टेज रहेगा, कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, बट यू नीड टू मैनेज दैट ऑन द मूव। ठीक है, कभी कोई चेंजेस ऐसी आती हैं जो एक्सटर्नली आती हैं, मार्केट में रिसोर्सेज डाउन शॉर्टेज हो जाती है, तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है। अगर कोई रिसोर्सेज की कॉस्ट बढ़ जाती है, झट से शूट कर जाती है, मार्केट में कोई स्ट्राइक आ गई, मार्केट में रिसोर्सेज बैठ गए, काम नहीं करना, उसके बाद क्या होगा? हर बंदा ज़्यादा डिमांड करेगा, ज़्यादा डिमांड करेगा, तो आपकी बेसिकली प्रोजेक्ट की कॉस्ट वेरिएबल हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उसका आपके बेस लाइन इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, ओके, बट व्हाट यू नीड टू मेजर इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज तो नहीं है। ठीक है, और फिर उनके जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो आपने मेजर करने हैं। ठीक है, जाहिर है हर चीज़ आपको प्रोजेक्ट के बजट से देनी। ठीक है,
तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट अननेसेसरीली आपको नहीं बियर करनी। कोई काम बेसिकली चल रहा है और प्रोडक्टिविटी है, तो आपके पैसे लग रहे हैं, तो प्रोजेक्ट का बजट कंज्यूम हो रहा है। लेकिन अगर लोग आइडल बैठे हैं, काम नहीं कर रहे, तो फिर आपके ऊपर कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो आपने वो इश्यूज सॉर्ट आउट करने हैं। कोई इश्यूज हैं तो आपको सॉर्ट आउट करने हैं। और रिसोर्सेज जिस तरह हम अर्ली बुलाते नहीं है प्रोजेक्ट में, इसी तरह अर्ली रिलीज भी नहीं करते। लेकिन अगर प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज का काम खत्म हो गया, तो उनको आपने फौरन से कॉन्ट्रेक्चुअली उन्हें रिलीज भी करना होता है। ये नहीं कि एक आध दिन, 2 दिन, 10 दिन वो सारे फालतू के प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट चार्ज करें। ठीक है, तो प्रोजेक्ट खत्म, रिसोर्सेज रिलीज, काम खत्म, रिसोर्सेज रिलीज। क्यों? कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये सब चीजें आपको मुस्तकिल पड़ती रहती हैं जब तक कि आप अपने प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस चलाते रहते हैं, ऑफिस बनाई रखते हैं, लोग बैठे रहते हैं। हालांकि काम खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो आप बेसिकली चीजें भी अपनी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रेक्चुअली क्लोज करते हैं। सही होगा। और अगर कोई चेंज आता है किसी भी बेसलाइन में, प्रोजेक्ट के कॉस्ट में, रिसोर्स में, सॉरी स्केड्यूल में, तो उसको आप प्रॉपर इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसीजर के तहत हैंडल करते हैं। वो इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसीजर यही है कि अननेसेसरी चेंजेस को बेसिकली कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कि हर चेंज आप पहले उसको गुजारें एक प्रॉपर एनालिसिस के फेज से, जिसमें उस चेंज से आने वाले इम्पैक्ट को एनालाइज किया जाए कि आपकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा लगेगी अगर इस चेंज को इनकॉर्पोरेट करना है, आपका टाइम कितना ज़्यादा लगेगा अगर इस चेंज को इनकॉर्पोरेट करना है। और इस हिसाब से आप अपना एनालिसिस चेंज कंट्रोल बोर्ड के सामने रखें कि भाई इतना पैसा ज़्यादा चाहिए होगा और इतना टाइम ज़्यादा चाहिए होगा अगर ये चेंज इनकॉर्पोरेट करनी है। आप अप्रूव करें, हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। वो अप्रूव करें तो आप इम्प्लीमेंट करें, वो रिजेक्ट करें तो आप उसे लॉक कर लें और उसे आप इम्प्लीमेंट ना करें विद दैट जस्टिफिकेशन कि ये अप्रूव नहीं हुआ, लिहाजा चेंज इज नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है जी, ये होता है आपका इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। और कॉन्ट्रेक्चुअली आप भी उन क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रेक्चुअली ही चलते हैं जो कोलैबोरेटिव नहीं होते, जो बेसिकली आपके ऊपर भी बेसिकली चार्जेस डालते हैं। तो आप उनके साथ, उनके स्कोप के साथ प्रॉपर चलते हैं और जो स्कोप उन्होंने बताया होता है वही डिलीवर करते हैं। चेंजेस को भी आप कॉन्ट्रेक्चुअली देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। बट बीइंग एजाइल does not mean that not following any contract. Being agile means that you are flexible enough for the client competitive advantage to change, incorporate change, change your plans, but in mutual consultation, in agreement with the customer. Not like that customer is asking for change always, but still demanding you to complete the things within the given timelines and given resources. So अगर चेंज आएगा तो उसका इम्पैक्ट भी होगा। अगर कस्टमर इज ओके for one or more, 2 or 3 more sprints that we should be incorporating in the project, then you are also okay for the change. वेल, प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट्स में आप क्या करते हैं कि आप चेंज को इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के जरिए से गुजारते हैं। क्यों? कि बेसिकली दिस इज द ओनली वे। ठीक है, चेंज इज हैंडल थ्रू अ रिगरस चेंज कंट्रोल प्रोसीजर। ठीक है, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। लेकिन एजाइल प्रोजेक्ट्स में आप चेंज किस तरह इंकॉर्पोरेट कर पाते हैं, वो इस तरह के आप बैकलॉग बना के रखते हैं और कुछ चीज़ें उठा लेते हैं जिनको आप स्प्रिंट में कंप्लीट करते हैं। बट कस्टमर के पास इतनी गुंजाइश ज़रूर होती है कि बैकलॉग में पड़ी हुई बाकी चीज़ों से कोई चीज़ निकाल के और कोई नई चीज़ डाल दे, या उन चीज़ों को ऊपर नीचे तरतीब दे दे, किसी को पहले ले आए, किसी को बाद में रख दे, क्योंकि आगे आने वाले स्प्रिंट में आपने उसी बैकलॉग में से जो ऊपर चीज़ें पड़ी होंगी, प्रायोरिटाइज चीज़ें वो उठानी है, वही फीचर उठाने हैं। तो कस्टमर कैन think freely meanwhile you are working on the development of the product or the design for the new feature. Customer can freely think about the new feature that he want to be implemented in the upcoming sprint. जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कि बैकलॉग रिप्रायोरिटाइजेशन,
कि आपने एक दिन बैठ के पूरी प्रायोरिटाइजेशन कर दी, लेकिन कल आपकी कोई और प्रायोरिटी आ गई तो आप कुछ चीज़ों को ऊपर ले जाते हैं, कुछ चीज़ों को नीचे ले आते हैं। समझ गए ये बात? सही हो गया। नाउ वी विल गो टू क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट में आपने अपने स्टैंडर्ड्स चूज करने हैं प्रोजेक्ट में। अ, उसके बाद उनको श्योर करना है कि वो फॉलो हो रहे हैं, और फिर आपने क्वालिटी में अपने डिफेक्ट्स को रिड्यूस करना है, अपने प्रोसेस में कंप्लाइंस लानी है, और रीवर्क अवॉइड करना है, किसी किस्म का वेस्ट आपने रिड्यूस करना है। तो मेन पर्पस यही है कि बेसिकली आप अगर करें काम तो आप पहली बार ही सही तरीके से करें, और उसमें गलती की गुंजाइश ना रहे। और अगर गलती होती है तो फिर आपको रिवर्क करना पड़ेगा, डिफेक्ट रिपेयर करना पड़ेगा। डिफेक्ट रिपेयर आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो इंश्योर करें, कोई अच्छा स्टैंडर्ड चूज करें, और फिर उसको इंश्योर करें कि वो फॉलो किया जाए, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाए, किसी काम करने का सही तरीका फॉलो किया जाए। और अगर किया जाएगा तो गलती के चांसेस कम होंगे, और अगर गलती के चांसेस कम होंगे और गलतियां कम होंगी तो एंड में प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होगा विदाउट एनी रीवर्क और एनी डिफेक्ट बग्स के, वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। और अगर काम में क्वालिटी नहीं होगी, काम किसी स्टैंडर्ड के तहत नहीं होगा, तो उसमें कुछ काम रह जाएंगे जो कि बाद में और नजर आएंगे कि जी ये काम कंप्लीट नहीं है। अब जाओ फिर कंप्लीट करके आओ, क्योंकि आपने टाइम लगा दिया, पैसा भी लगा दिया, लेकिन काम आपने पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत, किसी स्टैंडर्ड के तहत आपने नहीं किया। लिहाजा इसके अंदर अब शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको फिक्स करें। उनको, वो बग्स कस्टमर आइडेंटिफाई करेगा, वो उसके बाद और आपके लिए इशू है, क्योंकि जाहिर है वो चीज़ें आपने खुद क्वालिटी ऑडिट के जरिए आइडेंटिफाई करनी थी, वो आपने क्यों नहीं की? क्योंकि आपने प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं की, आपने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को इंश्योर नहीं किया कि वाइल यू आर वर्किंग यू आर फॉलोइंग दी चूजन स्टैंडर्ड्स और नॉट। तो क्वालिटी एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, क्वालिटी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट, जैसे कहते हैं कि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो प्रिवेंटेटिव एक्शन ले लें, बजाय इसके कि आप कल जाके करेक्टिव एक्शन लें और वो आपको कॉस्टली पड़े। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। ये नॉर्मली मैं इसकी ये भी बात करूंगा, मिसाल के तौर पर समटाइम ये हमारे मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना बिल्डिंग्स में, तो वो एक रेगुलर विजिट करते हैं क्वार्टरली, टाइम टू टाइम चीजें चेक करते रहते हैं, ताकि ये ना हो एकदम पता चले कि ये चीज ही काम नहीं कर रही। तो वेरी ट्रू। कंटिन्यूस इंस्पेक्शन होती रहती है, और वो प्रिवेंटिवली वो चीज़ों को इंस्पेक्ट करते रहते हैं, ऑडिट करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं। अगर उसमें माइनर प्रॉब्लम आ रही है तो अर्ली रिपेयर मेंटेनेंस हो जाती है हमारी। अदरवाइज इफ रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड देन दैट इज अ कॉस्टली वन। सो प्रिवेंटिव बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली यही, अगर हम देखें प्रिडिक्टिव और एजाइल में, तो क्या हम इंश्योर कर रहे होते हैं कि क्वालिटी को आप कैसे इंश्योर कर रहे होते हैं? आप क्वालिटी कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का पर्पस क्या है? कि आप डिलीवरेबल्स को देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि वो आपके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? कि फंक्शनली ये काम ऐसे चलना चाहिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है? नॉन फंक्शनल ये है कि आप बेसिकली आपका सिस्टम कितना स्टेबल है, कितना ड्यूरेबल है, कितना लोड ले सकता है, ठीक है, अप टाइम कितना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। फंक्शनल ही हो जाती है कि फंक्शनैलिटी हमेशा बेसिकली आपकी सेम रहती है, उसको आपने इंश्योर करना होता है कि वो चीज़ें उस तरह से चलें, ठीक है। तो अगर वो चल रही हैं तो फिर ठीक है, आपने क्वालिटी मीट की है, यू कंफॉर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अगर नहीं चल रही तो इसका मतलब है कोई इशू है, उस तरह से बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी, वर्क फ्लो उस तरह से इम्प्लीमेंट करें, ठीक है जी। और फिर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आप अगर कोई देखते हैं कि प्रोसेस में कोई गड़बड़ है तो आप उसमें सजेशन देते हैं। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है तो आप उसे इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। सारा पर्पस यही है कि यू एंड अप मेकिंग अ गुड प्रोडक्ट दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, ठीक है। और अगर टाइमली आपको कोई चीज़ पता लग जाती है तो इसका मतलब है कि कस्टमर के हैंड में जाने से पहले आप उसको करेक्ट कर लें, इंटरनली प्रोसेस को एडजस्ट कर लें। प्रोसेस अगर डेविएट कर गया, कंट्रोल लिमिट से बाहर निकल गया, तो उसको कंट्रोल लिमिट्स में ले आएं, ठीक है। और ताकि बेसिकली आप
एंड प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स कम से कम आए। ठीक है। अगर आप एजाइल में देखें कि प्रोडक्ट ऑनर क्या करता है, कि प्रोडक्ट ऑनर बेसिकली वही जो हमने बात की थी कि डेफिनेशन ऑफ रेडी क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंश्योर करता है कि आपको सही तरीके से रिक्वायरमेंट गैदर करके ला के दे। जितने अच्छे तरीके से वो प्रोडक्ट के गोल्स, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस आपको बताएगा, उसी उसी उस पे डिपेंड करता है कि कस्टमर को जो हम चीज़ डेवलप करके देंगे उसके अंदर बेसिकली कंफर्मिटी आएगी, वो कस्टमर जो कह रहा है वही आप बना के दोगे, तो वो एक्सेप्टेंस भी लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट में जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो लीन सिक्स सिग्मा का जिक्र आता है। लीन लीन और सिक्स सिग्मा, बेसिकली सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट ये है कि आप हजारों, लाखों, मिलियंस प्रोडक्ट्स बनाएं तो उसके अंदर जो डिफेक्ट रेट होना चाहिए, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आउट ऑफ 1 मिलियन जो होने चाहिए, वो 2-4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। और यानी मिलियन प्रोडक्ट्स बना दिए तो जो डिफेक्ट आया ना वो 2-4 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। हम कहते हैं सिक्स सिग्मा का लेवल यही है कि जी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है प्रोसेस की, वो आउटपुट जो है वो बेसिकली डिफेक्ट रेशियो जो है वो 3 आउट ऑफ 1 बिलियन आई बिलीव 6 जीरो में आता है कि सिक्स सिग्मा जो है बेसिकली प्रोसेस का सिक्स सिग्मा लेवल है। अगर एक सिग्मा लेवल है तो बेसिकली आप अभी हजारों डिफेक्ट स्टिल आ रहे हैं आपके 1 बिलियन, या आई थिंक 1 बिलियन ही होते हैं, 1 बिलियन आउटपुट अगर है प्रोसेस की, 1 बिलियन प्रोडक्ट्स, तो आपके अभी भी हजारों का डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपका सिग्मा लेवल 1 है। इसी तरह अगर 100 के हिसाब से आ रहे हैं तो आपका सिग्मा लेवल 3 आई बिलीव। और अगर आपके डिफेक्ट्स चंद रह गए हैं तो इसका मतलब है आपका सिग्मा लेवल 6 है। तो सिक्स सिग्मा वो है। और लीन कहता है कि जी किसी भी प्रोसेस के अंदर से ना वेस्ट निकाल दो। वेस्ट तरह तरह की होती है। वेस्ट आपकी जहाँ पे आपने कस्टमर को वेट करते हुए देखा, खाम खाम में बैठा वेट कर रहा है, वो भी एक वेस्ट है। कभी आपने अननेसेसरी मटेरियल को ट्रेवल करते हुए देखा इधर से उधर, उधर से उधर, तो वो भी बेसिकली एक वेस्ट है। ट्रेवल भी एक वेस्ट है। ठीक है। हम भी अपनी जिंदगी में देखें तो हम अननेसेसरी गाड़ी को चला के घूम रहे होते हैं, तो वो भी एक वेस्ट है। ठीक है। वो भी एक, उसका भी, वो भी एंड ऑफ द डे हमें कॉस्ट पड़ेगी उसकी। ठीक है। कहीं ना कहीं हमें हिट करेगा। ठीक है। तो वेस्ट वो कहता है प्रोसेस में से वेस्ट निकाल दें। ठीक है। वेस्ट किसी तरह की भी हो सकती है। डिले भी एक वेस्ट है, वेटिंग टाइम भी एक वेस्ट है, ट्रेवल भी एक वेस्ट है, मशीनरी का ला करके स्टॉक लगा देना, चट्टे लगा देना जबकि आगे आपकी डिमांड नहीं है, वो भी एक वेस्ट है। ठीक है। वो कहता है प्रोसेस में से वेस्ट निकालो। लीन कहता है प्रोसेस बड़ा लीन होना चाहिए, उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। सिक्स सिग्मा कहता है कि आउटपुट जितनी भी आपकी आ रही है ना प्रोडक्ट की, उसके अंदर डिफेक्ट की गुंजाइश नहीं है, बस डिफेक्ट किसी तरीके से अवॉइड करो। ठीक है जी। सही होगी। और अगर क्वालिटी आपने मीट करनी है, एसएलएज लगाएं। एसएलएज क्या है कि जी हमारा कोई भी अगर बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड एसएलए है। ठीक है जी। आपने उसको सर्विस लेवल एग्रीमेंट है हमारा आपका कि आपने इतने अवेलेबल रहना है, 24 घंटे हमें सर्विस देनी है। अगर कोई इशू आता है आपने उसे प्रायोरिटी लेवल के मुताबिक, अगर B1 इशू है आपने 4 घंटे में रिजॉल्व करना है, 8 घंटे में रिजॉल्व करना है, एक दिन में रिजॉल्व करना है। लेट से आप एग्री कर लेते हो, आपका P2 टिकट है वो आपने 2 दिन में रिजॉल्व करना है, जो भी आपने कस्टमर से एग्री कर लिया, तो वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट आपने इंश्योर करना है कि वो फॉलो हो रहा हो। कोई केपीआईज हैं आपकी वो भी फॉलो हो रही। ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल मेजर्स हैं जो भी आपने एग्री किए हैं वो फॉलो हो रहे हैं। कोई सिक्स सिग्मा लेवल ही आपने एग्री किया हुआ है कि जी ठीक है हमारा प्रोसेस सिक्स सिग्मा कंप्लाइंट होगा, तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर उस फ्रेमवर्क को आपने इम्प्लीमेंट करना है, इंश्योर करना है कि आप सिक्स सिग्मा एक मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं, बेसिकली प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स मेजर कर रहे हैं, प्रोसेस को एनालाइज कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। पूरा एक डमैक का साइकिल होता है सिक्स सिग्मा में, वो आप फॉलो कर रहे हैं। सही होगा। क्वालिटी ऑडिट क्या है? क्वालिटी ऑडिट बेसिकली आपका आउटपुट को इंस्पेक्ट करना है। ठीक है। आपके प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है। इट इज पीरियोडिक एनालिसिस, विजिट, जितने भी आप साइट विजिट कर लें। ठीक है। अपने
ऑडिट यही है कि आप बेसिकली यू इंश्योर दैट आज डिफेक्ट नज़र आ जाए, आज प्रोसेस की आउटपुट एनालाइज हो जाए, कोई डिफेक्ट अगर है तो उसे करेक्ट कर लिया जाए, आइडेंटिफाई कर लिया जाए, बजाय इसके कि कल वो कस्टमर के हाथ में जा करके हम कस्टमर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करे। तो आप अपना खुद से एक ऑडिट कर लें, आपकी सब चीज़ें चल रही हैं, चलती हालत में है, ठीक है। आउटपुट को आप सैंपल ले लें, सैंपल उठा के देख लें, ठीक है। और मेथड्स हैं, ठीक है जी। इसमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस है, कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस है। कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस क्या है कि जी बड़े पैसे लग गए, लेकिन ये है कि आपने डिफेक्ट को अवॉइड कर लिया। क्यों पैसे लग गए? क्योंकि जी आपने बहुत अच्छा अपना जी स्टैंडर्ड चूज किया, स्टैंडर्ड को मेजर करके रखा, एनालाइज करके रखा, इंप्रूव करके रखा, कंट्रोल करके रखा, ठीक है जी। प्रोसेस को प्रॉपर आपने, तो आपके डिफेक्ट्स बहुत कम आए। इसका मतलब है आपने कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस यानी पैसा पे किया, लेकिन यू कंफॉर्म टू द रिक्वायरमेंट्स। लेकिन कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस क्या है कि जी कस्टमर ने आपकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी, तो अब आपको वापस भेज दिया प्रोडक्ट, अब आप इसको रिपेयर करें, डिफेक्ट रिपेयर आ गया आपका, प्रॉपर आपका जो है डिलीवरेबल रिजेक्ट हो गया, आप पूरे का पूरा काम दोबारा करें, ठीक है जी। ये क्या है कि ये जी नॉन कंफॉर्मेंस है। क्यों जी? पैसा तो अभी भी लग रहा है, लेकिन ये है कि क्यों लग रहा है? क्योंकि आप कंफर्म, यू कुड नॉट मीट द कंफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट। अब आप इसमें जो पैसा लगाएंगे इसको रीवर्क करने में, वो सारा आपका कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस है। लेकिन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? दोनों को मिला लें, यानी एक आपकी प्रिवेंटेटिव कॉस्ट है, एक आपकी करेक्टिव कॉस्ट है, दोनों को इकट्ठा कर लें तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बन गई। इजी है ना? सही हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर आपके क्वालिटी बाय डिजाइन का कंसेप्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ठीक है, QFD, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके हम उसको देखेंगे। कुछ एनालिटिक्स मेथड या एनालिटिकल मेथड्स भी यूज होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट में, ठीक है, जिसमें स्टैटिस्टिकल, प्रोसेस कंट्रोल, कंट्रोल चार्ट्स, उसके अलावा P चार्ट, U चार्ट, पाई, पाई तो नहीं खैर, एक्स वाई वाले वो जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के पूरे मेथड्स हैं, ठीक है जी। वो हम देखेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखेंगे अगर हमारे आगे टॉपिक्स में आएगा। तो ओवरऑल पर्पस यही है कि जी डिफेक्ट्स को कम अज कम किया जाए, ठीक है जी। क्वालिटी कंट्रोल्स में टूल्स में जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ठीक है जी, चेक लिस्ट, चेक शीट, रूट कॉज एनालिसिस, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, प्रीटो चार्ट, ये सारे चार्ट्स, ये क्वालिटी के टूल्स हैं। बेसिकली 7-8 टूल्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जिसमें ये 5 तो लिखे हुए हैं, प्रीटो चार्ट, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ठीक है जी, और फिर चेक लिस्ट और चेक शीट, ठीक है। और तो ये देख लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। अगर आप किसी प्रोसेस की आउटपुट को कलेक्ट कर रहे हैं तो आप एक बनाएं चेक शीट। चेक शीट में यही होगा कि जी आप देख रहे हैं कि टाइप 1 का डिफेक्ट है, वो 5-7 दफ़ा आया एक दिन में। संडे को संडे को यू टाइप 2 का डिफेक्ट 2 बार आया, टाइप 3 का डिफेक्ट लेट से एक बार आया। इसी तरह आप हर दिन की एक चेक शीट बना लेते हैं कि 7 तरह के डिफेक्ट हैं, नंबर ऑफ टाइम्स दे अपीयर्ड इन अ डे। तो आपकी पूरी एक शीट बन जाएगी कि जी फिर आपको पता चलेगा कि अगर आप पूरे हफ्ते की चेक शीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा यार, जो टाइप ऑफ डिफेक्ट 5 है ना, वो हर रोज आ रहा है और बहुत ज्यादा दफा आ रहा है, ठीक है। तो इस पे गौर किया जाए। अ, उसी का आप हिस्टोग्राम बनाएं। उसी को बेसिकली आपने अगर आप पूरे हफ्ते की आउटपुट एक चेक शीट में डाली है, तो उसको आप हफ्ते वार प्लॉट कर दें, देखें हर डिफेक्ट कितनी बार अपीयर हो रहा है डेली बेसिस पे, तो आपको एक हिस्टोग्राम मिल जाएगा। अगर उसी हिस्टोग्राम को आप हाई टू लो कर देते हैं, सॉर्ट आउट, कि जिन ज़्यादा डिफेक्ट्स जो आ रहे हैं उनको आप बेसिकली चार्ट में अलाइन कर दें, यानी कि मैक्सिमम नंबर से मिनिमम नंबर की तरफ,
तो आप देखेंगे कि टाइप डिफेक्ट जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिफेक्ट है वो आपका पहले नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे उससे कम, तीसरे नंबर पे उससे कम, चौथे नंबर पे उससे कम। तो आपको ऐसे नजर आएगा कि जी लेट्स से डिफेक्ट्स को आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी काउंट के तहत आपने उन्हें मैक्सिमम से मिनिमम ऑर्डर में अलाइन कर दिया। वही आपका परीटो चार्ट है। और उसका पर्पज है क्योंकि फिर आप ये देखते हैं कि अच्छा यार, ये वाले जो डिफेक्ट्स है ना, ये दो 20% जो है, लेट से 10 डिफेक्ट है, लेकिन 20% जो इसमें से दो डिफेक्ट्स है ना, वो बेसिकली काउंट में सबसे ज्यादा है। बेसिकली हैं तो वो दो, लेकिन वो 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स है। यानी लोग ऐसे ये वाले डिफेक्ट जो है ना, 80% लोग यही फेस कर रहे हैं। तो आप फिर आपको फोकस आ जाता है कि ठीक है यार, इन प्रॉब्लम्स, दो प्रॉब्लम्स को खत्म करो ताकि 80% लोगों की जो डिससेटिस्फेक्शन है ना, वो कम हो सके। बजाय इसके कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज इधर भी लगाओ, उधर भी लगाओ, ये खत्म वो खत्म, होता क्या है एंड ऑफ द डे आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन उधर ही होती है, इंप्रूव नहीं हुई होती। क्यों? आपने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ओवरऑल आपने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर आप देखें कि ज्यादातर कस्टमर्स कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और आप उस तरीके से वो प्रॉब्लम्स फिक्स करने की कोशिश करें ना, जब आप 20% ऑफ द प्रॉब्लम्स विच आर फेस बाय 80% ऑफ द पीपल, और आप अगर वो फिक्स कर लें तो आपकी 80% तो अवाम खुश हो जाएगी ना। बाकी जो 20% अवाम जो फेस कर रही है, दैट्स अनदर स्टोरी। क्या कहते हो? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट पार्ट है वो तो हमें अचीव करना चाहिए ना, देन ही हम इंश्योर कर सकते हैं ना एटलीस्ट ये सिग्निफिकेंट पार्ट तो सेटिस्फाइड है। अगर उसको ही इग्नोर किया जाएगा या उसको हल्का लिया जाएगा तो डेफिनेटली उसका क्वालिटी पे ओवरऑल प्रोसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो मे बी डिलीवरेबल सिचुएशन में ना हो, फिर क्यों? दोबारा मे बी हमें दोबारा शुरू पे जाना पड़ेगा, फिर इनिशिएट, अंडरस्टैंड, टेस्ट, रिव्यू, ऑडिट, क्वालिटी, सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, जो है टाइम टेकिंग भी है, कॉस्टली भी है फिर। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हमने देखी थी, याद होगा क्या था, फिश बोन। और उसका एक और नाम भी था, अगर याद है तो बताओ। फिश बोन का एक और नाम भी था, ऑब्वियसली, बिल्कुल था। उसका नाम था डॉक्टर ईशी का। इसी का डायग्राम। इशिकावा भी देखते हैं, अच्छी तरह देखते हैं, स्कैटर एनालिसिस भी देखते हैं, ठीक है उनके अलग अलग। ये आ गई आपकी फिश बॉन्ड है। आपको याद है कि अगर आपका प्रॉब्लम है, बेसिकली एक आउटकम है, ठीक है, उसकी कुछ वजूहत हो सकती है। उसकी वजूहत ये हो सकती है कि कुछ बड़े कॉज हैं, कुछ छोटे कॉज हैं, हम्म। ठीक है। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी मैच नहीं करी रिक्वायरमेंट से, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हम्म। आपने जो प्रोडक्ट बनाई है, या उसमें बेसिकली इक्विपमेंट का फॉल्ट हो सकता है, या उस प्रोसेस का कोई फॉल्ट हो सकता है, या लोगों का फॉल्ट हो सकता है जिन्होंने वो आपका बेसिकली ला कर दी है, लगा कर दी है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम मटेरियल का भी हो सकता है, कुछ इन्वायरमेंट का भी कसूर हो सकता है, और कुछ उसकी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकती है, ठीक है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स, मोटे मोटे जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं अच्छी, ठीक है। कहीं पे किसी मैन पावर का कसूर है, तो मैन पावर का क्यों कसूर है, तो क्या पता वो ट्रेंड ना हो, क्या पता वो ओवर विल्ड हो, उसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जा रहा हो, या फिर अगर इक्विपमेंट का प्रॉब्लम है, तो फिर इक्विपमेंट की बेसिकली मेंटेनेंस की जरूरत थी, या फिर वो टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई है, या उस इक्विपमेंट को सही तरीके से मैं हैंडल नहीं किया गया, ठीक है। अगर प्रोसेस का प्रॉब्लम है, तो फिर प्रोसेस बेसिकली आप देखें क्यों प्रोसेस कंप्लाइंट नहीं है, ठीक है। प्रोसेस में बेसिकली अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कोई R&D करनी है, वो देखें। इन्वायरमेंट का इशू है, तो देखें क्यों इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है, क्या आपने कोई लोगों को तंग डाला हुआ है, या बेसिकली वैसे ही सेफ नहीं है इन्वायरमेंट, हेल्दी नहीं है, वर्किंग कंडीशन साफ नहीं है, गंदी है, ठीक है जी, उसको अच्छा बनाएं, ठीक है जी, एक अच्छी इन्वायरमेंट दें, लोगों को काम करने का दिल करे, ठीक है। मैनेजमेंट का इशू है, तो हो सकता है आप लोगों को जिंदगी जीवन बनाई हो आपने, आप अच्छे मैनेजर ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा एंड ऑफ द डे, उनकी परफॉर्मेंस लो होगी, क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब की ना। अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हो और मैनेजमेंट आपकी अच्छी नहीं है, तो कहाँ से वो आउटपुट आपको नजर आएगी? फिर प्रोडक्ट की एंड ऑफ द डे क्वालिटी लो हो जाएगी ना।
बिल्कुल। लोगों का मोरल डाउन है और लोगों की प्रोडक्टिविटी डाउन है, तो एंड ऑफ द डे डिफेक्ट्स आएंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, हम्म। आप जो मर्जी कर लें, आप देखें आपके डेवलपर्स का अगर वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है तो क्या होगा एंड ऑफ द डे? वो उससे गलतियां होंगी और गलतियां आप आगे भुगतेंगे जाके। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? इसी तरह आपके मटेरियल का भी है। मटेरियल अगर प्रोडक्ट बेसिकली क्वालिटी लो है तो इसका मतलब अगर मटेरियल सही नहीं लगा तो क्यों नहीं सही लगा, आपने लो क्वालिटी का लगा दिया, क्यों? हाई क्वालिटी का अवेलेबल नहीं था, या पैसे नहीं थे, या क्या था, क्या प्रॉब्लम था? अगर अवेलेबल नहीं था तो डिले था, आपने उठा के कुछ और लगा दिया। एंड में क्या होगा? लो क्वालिटी मटेरियल आपको एंड में क्या, प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन करेगा। या फिर अगर मटेरियल में ही डिले है तो फिर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी। तो एक्चुअली अगर आप देखो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को, तो ये आपको बता रही है कि एक इफेक्ट है और उसके वेरियस कॉजेज हैं। कोई बड़े कॉजेज हैं और उससे मिलते जुलते छोटे कॉजेज हैं। छोटे कॉजेज मिल मिला के बेसिकली उससे रिलेटेड ही। ठीक है, हम्म। अगर आप इन सब को इकट्ठा करो तो ये सारे बेसिकली वजह बनते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी लो होने की वजह बनते हैं। ऐसा ही है। अगर आप एग्जैक्टली। इनको अगर आप ऐसे देखो, ये भी ऐड अप हो रहा है, इसमें ये भी ऐड सब अप भी हो रहा है। इकट्ठे। तो ये हम्म। माइनर कॉजेज हैं, जबकि ये मेजर कॉज है, ये जो ये खुद है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट इटसेल्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें फिर छोटी छोटी कॉजेज हैं कि इक्विपमेंट क्यों नकारा है। मे बी मेंटेनेंस सही नहीं है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इसी तरह मैनेजमेंट का इशू हो सकता है। कुछ बड़े शेख हो सकते हैं, कुछ छोटे शेख हो सकते हैं। फिर प्रोसेस आपका सही नहीं है, R&D नहीं की, मार्केटिंग का पता नहीं है, कस्टमर की डिमांड क्या है वो नहीं पता चल रही। वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एंड रिजल्ट आपकी क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट करेंगी। ठीक हो गया। तो फिर ये सारा कुछ जो है ना मिल मिला के ऐसे जाके ना उस तरफ ही हम्म। जाएगा। तो इनको हम ये कहते हैं मेजर कॉजेस। ये बड़े वाले एम है, ये मेजर है। हम्म। ठीक है जी, मेजर साहब हैं और ये माइनर साहब। ठीक है, हर मेजर के साहब। अंदर में एक हाँ, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड यही डॉक्टर इशिकावा का बेसिकली ये दिया गया फार्मूला है। और उसने कहा है कि इसका एक और नाम भी लिखा हुआ है जी, वाई वाई। वाई 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 वाई। ठीक है जी, इसको आप कहते हैं फिश बोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम और वाई वाई डायग्राम। सही हो ठीक है, गया। तो कहता है जी, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई द कॉजेज इन डिस्क्रीट, कीप आस्किंग वाई टू आइडेंटिफाई। इसमें एक टेक्निक होती है उसे कहते हैं 5 वाई। ठीक है, 6 वाई कर हम्म। दिया, हो सकता है 6 दफा भी आपको कहना पड़ जाए। ठीक है जी, कि बंदा गिर गया जी। बंदा क्यों गिर गया? क्योंकि जी पानी पड़ा हुआ था, पहला प्रॉब्लम। अब अगर यहीं पे आप खत्म कर दें तो खत्म हो गया जी, रूट कॉज पे पहुंच गए। लेकिन रूट कॉज ये नहीं है। बंदा क्यों गिरा? पानी था। पानी क्यों था? टूटी लीक थी। टूटी क्यों लीक थी? मेंटेनेंस क्योंकि नहीं, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्यों नहीं हुई? हाँ, बंदा ही उसकी नहीं था। इंस्पेक्शन नहीं थी। बंदा क्यों नहीं था? छुट्टी पे था। छुट्टियां क्यों थी? उसकी एनुअल लीव थी। एनुअल लीव क्यों आई है? लीगली था। लीगली क्यों था? लेबर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया हुआ है। लेबर मिनिस्ट्री ने क्यों अनाउंस किया हुआ है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट ने क्यों ये सारा कचरा बनाया हुआ है? काम कब करेंगे हम? तो ये प्रॉब्लम तो है ऑब्वियसली। तो हाँ, हमने इस तरह रिवर्स इंजीनियरिंग करके रूट काज तक पहुंच जाना है। सही हुआ। डन हो गया। चलो जी, आगे चलते हैं। कितना हो गया टाइम? अभी तो बड़ा 10 टाइम सेकंड नहीं भी हो नहीं गया? हुए। टाइम हो गया अस्त लेकिन 10 हाँ, अभी। मेरा 12:15 हो गए हैं। अच्छा, सो जाओ जी फिर। की हाँ, ख्याल है सवेले कर दिया? आज तो मैं थक भी गया। चलो ठीक है, इसको ये विंडोज काम थोड़ा जल्दी करते हैं, मतलब रूटीन में। क्या ख्याल है? 8 बजे का टाइम बहुत अच्छा है।